अगले रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा कि काबिल सद एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सुडानी मुहाफिज फौज के 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मदगम कर दी जाएगी जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सुडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो, और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। आली मकाम, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नज़र को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज़ में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मेरे दोस्त, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतज़ामिया और फौज से साजिशों का ख़तरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फ़ौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब न पिए, हल्लड़बाजी न करे और फौजी जश्नों में नाच गाने न हो। लेकिन आली चाह, मैंने हुजूर से इजाज़त ले ली थी। हाँ, और मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि उस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में उसे मदगम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होगा कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी। हाँ, जिसके तुम अहल हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन वापस जाओ, अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवरों, सामान खुर्दनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बारियाबी बख्शा है। ज़कोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया था जहां उसकी दिलपसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थी। ज़कोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रक्कासाएं ये देखकर जल भुन गईं कि ज़कोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने का सोचती रहीं। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी उतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खैमे में रखा है, तो वो पागल ही हो गई। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान किया। ये मुलाजिमा बड़ी खर्रांट और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रिहाइशगाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़कोई की नक्ल हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कि कोई मौका जल्दी निकल आए। इस जराए पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार है। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़कोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, ज़कोई ने 4थी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर जवाब दिया। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं।
वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है। हालांकि मामूली सा सालार था, अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा, ओरवश को बुला लाओ। उसका हमराज और नायब ओरवश आया तो नाजी ने उसके साथ भी उसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। ओरवश के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने ओरवश से कहा कि मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। ओरवश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बही खान नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? ओरवश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इक़दाम पर गौर नहीं किया। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है, और मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबों ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौजों के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मदगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाज़त नहीं होगी। अली बिन सफियान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी। अय्यूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, इन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है, अली ने जवाब दिया। उसे अगली रात का वाक़या है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़कोई अपने कमरे में थी। नाजी ओरवश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे 2 घुड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं है। इतने में ओरवश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और ओरवश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। ओरवश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चूहे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। ओरवश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़कोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दे। ज़कोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में ओरवश से कहा था कि मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़कोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने इस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाज़ें धीमी थी। उसे कोई बात समझ ना आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज़ सुनाई थी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना।
جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر کھڑے تھے، سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ زکوئی نے کہا کہ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور اوروش چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر بند میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کروانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔